हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम आकार आईएएस की टेस्टेज लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्टेज होने वाली यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चनों की बात की जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज की टेस्टेज यहाँ पर रहेगी। साथ में आप लोगों को एक चीज और भी अपडेट रहना है कि हमारी ऐप जो आ चुका है यूपीएससी नट, और इस ऐप पर जो है आप लोग किसी भी एग्जाम्स के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी की पीडीएफ टेस्टेज की डाउनलोड करके प्रिंट आउट जो है आप लोग को निकलवा सकते हो। तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपके लिए ऐप होने वाला है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड करके जो है पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आईसीडीएस स्कीम कौन सी है? आईसीडीएस स्कीम के बारे में कौन सा कथन सही है? वर्ष 1975 में से भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। 1975 में भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया था। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हाँ, जिसमें 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, इसको इस योजना के तहत जो है लाभ दिया जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, पहला और दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, तो हम टी पे टिक लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें जब पूरक पोषण, स्कूल, अनौपचारिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, सभी में आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। तो इसीलिए विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले से की गई है। धार जिले से की गई है। कब की गई है? 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई थी, जिसका उद्घाटन जो है भारत के प्रधानमंत्री ने किया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां से की गई थी? धार से की गई थी। और किस उद्देश्य से की गई है? तो महिलाओं, किशोरियों, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने से यह संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आता है, भारत में अब तक कितनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां बनी हैं? अच्छा, एक छोटा सा आप लोग के लिए अपडेट है। हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट। अब ऐप को क्यों बताया? क्योंकि आप जितनी भी टेस्ट सीरीज चैनल के माध्यम से लगाते हैं, सभी की पीडीएफ हमारे ऐप पर आपको मिल जाती है। ऐप से पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट जो है टेस्ट सीरीज का निकलवा सकते हो, जहां पर आपको टेस्ट भी मिलते हैं और सॉल्यूशन विद एक्सप्लेन के मिल जाते हैं पूरे प्रिंट आउट। तो आप उसको जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ऐप हमने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ऐप का, या फिर प्ले स्टोर सर्च कर लेना यूपीएससी नट, वहां से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो नंबर चल रहा है, फोन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन पर लौटते हैं, भारत में अब तक कितनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां बनी हैं? भारत में अब तक कितनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां बनी हैं? 3 स्वास्थ्य राष्ट्रीय नीति बन चुकी हैं। पहली वाली बनी थी जो 1983 में बनी थी, दूसरी वाली सन 2002 में बनी, और तीसरी 2017 में जो है बनी हुई है। तो 1983, 2002 और 2017 में 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां को जो है बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़कर 2025 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 2025 में बोल रहे हैं 70 का जो है आपका स्कोर इन्होंने रखा हुआ है, 70 का लक्ष्य जो है रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन गलत है? स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज के लिए 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग को मौजूदा स्तर से 50% तक बढ़ाना है। ये तो करेक्ट है। सरकार द्वारा 2025 तक स्वास्थ्य पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को वर्तमान 1.15% से बढ़ाकर 2.5% तक लक्ष्य रखा गया है। ये भी करेक्ट है। 2025 तक 5 साल से कम आयु के बच्चों की स्टंटिंग के प्रसार में 40% तक की बढ़ोतरी करना है। नहीं भाई, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है इसको देखेंगे। और वर्तमान में तंबाकू के इस्तेमाल के प्रसार को 2025 तक 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी सही है। तो यहां पर हमने बात की जो स्टंटिंग बच्चों की बात की रही है, तो 40% बढ़ोतरी करना नहीं करना है, बल्कि 40% तक की कमी लाना है बच्चों में। क्या करना है? कमी लाना है। तो इसलिए सी ऑप्शन गलत है। चलिए बात की जाए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य सुधार के लिए प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है। कौन सा प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है? स्वच्छ भारत अभियान प्राथमिक है, यात्री सुरक्षा भी है, आंतरिक और बाह्य वायु प्रदूषण को कम करना भी लक्ष्य है, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, ये लक्ष्य आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत जो है नहीं रखा गया। चलिए क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से रोग से समय से पहले होने वाली मृत्यु दर को वर्ष 2025 तक 25% तक की कमी लाना है? ऐसा कही जा रही है कि जो मृत्यु दर हो रही है 2025 तक 25% तक की कमी लाना है, लेकिन किस रोग के कारण जो हो रही है, जिसके चलते कमी लाना है? तो आप कहेंगे यहां पर आपका चाहे हृदय रोग हो,
चाहे कैंसर हो चाहे मधुमेह हो, मतलब कि हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज तीनों ही 25% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की बात की जा रही है तो 1953 में जो है मलेरिया का नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। RNTCP योजना किस रोग के नियंत्रण के लिए चलाई जाती है? तो RNTCP योजना जो है टीबी रोग के नियंत्रण के लिए चलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारत सरकार ने मिड डे मील कार्यक्रम का नया नाम क्या रख दिया है? तो पीएम पोषण नाम रख दिया है। भारत सरकार ने पीएम पोषण जो है मिड डे मील योजना का नाम रख दिया गया है। इससे पहले क्या होता था, स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए मिड डे मील कहा जाता था, लेकिन अब पीएम पोषण कहा जाएगा। एक तरफ अधिनियम है, दूसरी तरफ अधिनियम वर्ष है। किस अधिनियम को किस वर्ष जो है बनाया गया है? जैसी बात क्या है, पर्यावरण संरक्षण को 1986 में, वन्य जीव संरक्षण को 1972 में, जैव विविधता की बात किया तो 2002 में, और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण निवारण को 2000 में बनाया गया था। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऊपर मिला दी है तो याद कर सकते हो। किस वर्ष भारत सरकार ने BS4 के स्थान पर BS6 लागू करने का निर्णय लिया हुआ है? तो 2020 में भारत सरकार ने कहा है कि BS6 फोर्थ के स्थान पर BS6 को जो है भारत में मानक जो है माने जाएंगे और इसको प्राप्त किया जाएगा। भारत सरकार ने एक सीधा शिफ्ट किया है BS4 से BS6 के, जो BS5 था उसको जो है छोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा। ये भी आ सकता है कौन सा छोड़ा गया, तो BS5 छोड़ा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की गई थी? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की गई थी? 1 जून 2016 को जारी किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई, करेक्ट है। इसका गठन 5 सितंबर 2007 को भोपाल में किया गया था, ये भी ठीक है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं पदेन मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों में, जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी करेक्ट है। हम कहेंगे डी रहेगा, सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है कि आपदा के उपरांत के चरणों का सही क्रम क्या है? जब आपदा के उपरांत क्या चरण हो सकते हैं? राहत कार्य पहुंचाना एक पहला चरण होता है, आपदा का पुनरुत्थान करना दूसरा चरण होता है, आपदा का पुनर्वास करना तीसरा चरण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जब आपदा आ जाती है उसके बाद आपदा राहत, आपदा पुनरुत्थान, आपदा का पुनर्वास करना होता है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटित की गई? भोपाल गैस त्रासदी घटना 2 से 3 दिसंबर की रात्रि 1984 को घटित की गई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक जो संयंत्र था वहां से जहरीली गैस कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है संपर्क में आ गई थी। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी की घटना घटित की गई। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? एक फ्लोराइड प्रदूषण होता है, इस शरीर के भाग को प्रभावित करता है, ये दांत को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। किसको? दांत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं रखा जाता? तो चक्रवात को, सुनामी को, हिमस्खलन। जबकि नाभिकीय दुर्घटना प्राकृतिक आपदा में ना आकर जो है मानव जनित आपदा की घटना में आती है, जैसे युद्ध हो गया, बम हो गया, विस्फोट हो गया, महामारी हो गया, है ना, ये सभी आपके मानव जनित आपदा में आती हैं। बाढ़, चक्रवात, तूफान, सूखा, दानावाल, हिमस्खलन, सुनामी, ये सब आपके प्राकृतिक आपदा में आते हैं। डार्ट तकनीक का संबंध किस आपदा से है? तो डार्ट तकनीक की संबंध की बात की जा रही है, सुनामी से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भूकंप के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो भूकंप के बारे में बात करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारत को जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में जो है बांटा गया है, बिल्कुल ठीक है। जोन 2 में सबसे अधिक और जोन 5 में सबसे कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, भाई गलत लिखा है ना। पूर्वोत्तर राज्य जो है जोन सेकंड के अंतर्गत आता है, भाई पूर्वोत्तर राज्य जोन सेकंड के अंतर्गत नहीं आता है। जोन 2 में सबसे कम रखा जाता है, जोन 5 में सबसे अधिक रखे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन दोनों गलत रखे, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत कितने लक्ष्य एवं उद्देश्य रखे गए हैं? अब मैं ये सोच रहा हूं कि यूपीएससी नेट जो हमारा ऐप और आपका चैनल है, इन दोनों पर बात की जाए तो एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि एक सुबह एक शाम को, जिससे कि आपको 26 अप्रैल को जो एग्जाम है कंप्लीट हो सके पूरी टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगभग 30 टेस्ट सीरीज के आसपास केवल आकार की है, फिर MGICS की भी है, आकार की है। तो 1 से 2 दिन में हम आपका एक में 2-2, 3-3 टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसको देखते रहिएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत कितने लक्ष्य और उद्देश्य रखे गए हैं बात की जा रही है, तो आप यहां पर कहोगे 8 तो गोल्स रखे गए हैं, 8 तो जो है लक्ष्य रखे गए हैं, और उद्देश्य की बात करें तो 18 उद्देश्य रखे गए हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 आपके लक्ष्य, 18 उद्देश्य जो है रखे गए हैं।
सतत विकास लक्ष्य कब से प्रभावी हुआ? सतत विकास लक्ष्य की बात क्या है, 1 जनवरी 2016 से सतत विकास लक्ष्य जो है प्रभावी हो चुके थे। नेक्स्ट आता है यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है? किसकी बात की जा रही है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है? आप कहेंगे न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखिएगा। असुमलित का चयन करना है, एक तरफ एसडीजी नंबर है, दूसरी तरफ टारगेटेड लक्ष्य है, और यहां पर पूछा है गलत है, कौन सा गलत है? चलिए बात, एसडीजी 3 में अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की बात की गई, एसडीजी 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में बात की गई, एसडीजी 8 में सतत आर्थिक विकास के बारे में बात की गई है, जबकि एसडीजी 13 में बात की जाए तो जलवायु कार्रवाई के बारे में बात की गई। यहां लिख देते हैं जलवायु कार्रवाई के बारे में जो है बात की गई है, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन गलत था। जबकि महासागर और समुद्र का अगर संरक्षण के बारे में बात किया तो एसडीजी 4 में बात की गई है। किसमें? एसडीजी 14 में बात की गई है, सॉरी माफी चाहता हूं, एसडीजी 14 में बात की गई है, तो डी ऑप्शन गलत था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है एक दिशीय होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है? एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के संचयन के संदर्भ में लिंडमैन ने कितने प्रतिशत का नियम प्रतिपादित किया है? जो लिंडमैन है उन लिंडमैन के द्वारा 10% का नियम को प्रतिपादित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही इन्वॉल्वमेंट में जो है आपको नैया को डुबा देते हैं और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छे से कवर कर लेना है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया का अंतिम चरण होगा, कौन सा होगा? स्थिरीकरण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया का अंतिम चरण स्थिरीकरण होगा। वर्ष 1916 में क्लेमेंटस ने अनुक्रमण की प्रक्रिया का जो है वर्णन किया हुआ था। क्लाइमेक्स वेजिटेशन का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? तो क्लाइमेक्स वेजिटेशन का सिद्धांत की बात की जा रही है, आपका ऑप्शन रहेगा फ्रेडरिक क्लेमेंट्स एवं हेनरी कोवल्स के द्वारा किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इन सभी में बात की जाए तो आपका भेड़िया जो है दूसरी श्रेणी का उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, जबकि गाय, बकरी और हिरण की अगर बात की जाए तो आपके प्राइमरी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जबकि भेड़िया सेकेंडरी उपभोक्ता की श्रेणी में जो है आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ सुमेलित है संस्थान है, दूसरी तरफ अवस्थी है, कौन सा संस्थान किस अवस्थिति पर है? जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो आपका कोलकाता में है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बात किया तो नई दिल्ली में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की बात किया तो जोधपुर में है, और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान की बात किया तो पुणे में है। तो इनको भी इस तरीके से मिलाने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं। दी गई खाद्य श्रृंखला में सांप की स्थिति क्या होगी? जो एक खास, टिड्डा, मेढक और सांप दिया गया है, सांप जो है किस उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा इसकी बात कर रही है, आप कहेंगे सांप जो है तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात क्या है? एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाएगा? एक पारितंत्र है, एक खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, जिसमें जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, उसे हम जैव अपघटक कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव अपघटक कहेंगे। याद करो, जैव अपघटक होता है जो मृत या बेकार कार्बनिक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे जैव अपघटक कहा जाता है। दो या दो से अधिक पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इकोटोन जो है कहा जाता है, मान लो एक पारितंत्र ये है और एक पारितंत्र ये है, ए और बी, जो बीच वाला हिस्सा होगा उसे इकोटोन कहा जाएगा। वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है आपके जीव जंतु जो है देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों का मिश्रण रहता है और दोनों से प्रजातियों से कुछ अलग भी नए बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात की जा रही है, जोसेफ ग्रीनेल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रस्तुत किया, करेक्ट है। अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, ये भी ठीक है। एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे हम डी रहेगा, सभी ऑप्शन सही है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग कम से कम इतने छोटे क्वेश्चन को अगर याद है तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग जो है हिम्मत जुटा पाओ करने की। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जीव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल या बायोमास? देखो, मैं आप लोगों से उम्मीद करके क्वेश्चन पूछता हूं तो कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आप समझ नहीं सकते हो। खैर, क्वेश्चन की बात यह है कि जैव विविधता के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? जैव विविधता के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, है ना। आनुवंशिक विविधता हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रजाति विविधता हो जाएगी और पारिस्थितिकी विविधता हो जाती है।
किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या परितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अल्फा विविधता कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्फा विविधता कहते हैं किसी निश्चित क्षेत्र के समुदाय या परितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को। आईयूसीएन की स्थापना कब की गई थी? आईयूसीएन की अगर स्थापना की बात की जाए 1948 को आईयूसीएन की स्थापना की गई थी। आईयूसीएन की स्थापना 1948 की गई थी, जिसका मुख्यालय की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की बात किया तो ग्लैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में आईयूसीएन का हेडक्वार्टर है। 1948 में इसकी स्थापना की गई। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? किसकी बात की जा रही है? रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक की अगर बात की जाए तो लुप्त प्राय जो प्रजातियां होती हैं उससे संबंधित रेड डाटा बुक होती है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो इन चारों में सही ऑप्शन कौन सा है? रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। वेटलैंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसका संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है, बिल्कुल ठीक है। भारत ने 1971 से ही इसका सदस्य था। नहीं, भारत 1971 से नहीं था, भारत 1982 से इसका सदस्य है। तो तीसरा तो गलत है। नवंबर 2025 तक भारत में 94 रामसर साइट जो है हो चुकी हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 और 4 सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है 1, 2, 4 डी ऑप्शन रहेगा, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था, बता दिया है। रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त पहले 2 भारतीय शहर कौन से हैं? आर्द्रभूमि शहर के रूप में पहले 2 आर्द्रभूमि शहर की बात करें कौन से हैं? आप कहेंगे एक तो इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश का है, दूसरा आपका उदयपुर है जो कि राजस्थान का है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, कौन सर्वाधिक जैव विविधता कहां होगी? निम्नलिखित में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी। समुद्र के वर्षा वन किसे कहा जाता है? भाई समुद्र के जो वर्षा वन है किसे कहा जाएगा? आप कहेंगे प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। समुद्र के वर्षा वन जो है प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा है देख लेते हैं। हॉट स्पॉट किसकी बात कर रही है? हॉट स्पॉट की बात की जा रही है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मारियस ने 1988 में किया था, करेक्ट है। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र होते हैं। 4 हैं, बिल्कुल सही है। विश्व के कुल चिन्हित हॉटस्पॉट 36 हैं, ये भी सही है। तो हम कहेंगे सभी ऑप्शन सही हैं। जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। स्वस्थानीय का उदाहरण कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, वन जीव अभ्यारण्य आते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं, जबकि प्राणी उद्यान नहीं आता है स्वस्थानीय संरक्षण में। वन जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? वन जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या की बात की जा रही है, किस राज्य में है? इन चारों में अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वन जीव अभ्यारण्यों की संख्या देखने को मिलेगी। वन जीव अभ्यारण्यों की संख्या अंडमान निकोबार में 97 है। कितना है? 97 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में है 49। ठीक है, चलिए। ग्रीन हाउस गैसों के सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक जो योगदान है आपकी किसका है? जल वाष्प का रहेगा। ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प 60 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 25%, मीथेन 7%, नाइट्रस ओजोन फ्लोरोकार्बन जो है अपने काफी कम मात्रा में पाई जाते हैं। जल वाष्प का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात की जाए तो चेन्नई में स्थित है। चलिए बात की जाए ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC कहते हैं ये भी जिम्मेदार है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये भी जिम्मेदार है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी जिम्मेदार है। ओजोन परत के क्षरण के लिए तीनों ही गैस जिम्मेदार हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये गैसें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 50 क्वेश्चन लगा लिए, बाकी और बढ़ते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और क्रॉस राशि से संबंधित है। जैसे नंदा देवी उत्तराखंड में है, करेक्ट है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, करेक्ट है। कंचनजंगा सिक्किम में है, सही है। और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ ए वाला हो जाएगा। सभी ऑप्शन जो है सही मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र मानव हस्तक्षेप रहित होता है? अनुसंधान प्रक्रिया को छोड़कर मानव हस्तक्षेप रहित कौन सा क्षेत्र होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में? आप कहेंगे कोर क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? कोर सेक्टर जो होता है वो आपका कैसा होता है? मानव हस्तक्षेप रहित क्षेत्र होता है। इस सम्मेलन के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित किया गया था। तो ऐसा कौन सा आप था? आप कहेंगे 1972 में था, इतना तो याद आ रहा है। 1972 में कौन सा था? स्टॉकहोम था, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने के लिए जो है पारित किया गया था। ठीक है, सतत विकास के लिए एजेंडा 21 कार्रवाई योजना किस वर्ष स्वीकृति जो है किया गया था? तो 1992 में स्वीकृति की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ परियोजना है और एक तरफ शुरुआत है। किस परियोजना की शुरुआत कब की गई है? सुमेलित युग्म का चयन करना है। हम बाकी सब मिला लेंगे। जैसे घड़ियाल प्रजनन केंद्र की बात की है तो 1975 संबंधित है।
कछुआ संरक्षण केंद्र की बात किया तो 1975 संबंधित है ये भी। गेंडा की बात किया तो 1987 में शुरुआत की गई थी, और गिर की बात किया तो 1972 में की गई है। ठीक है, इनको भूल जाओ, इसको याद जो है कर लीजिएगा। वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है, तो वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क जो है ट्रैफिक कहा जाता है ना, क्या करता है, ट्रैफिक कहा जाता है। एक विश्वव्यापी जो है एक आपका नेटवर्क होता है। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब की गई? द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की बात किया है 15 सितंबर 1883 की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। 15 सितंबर जो सभी में लिखा है, बड़ा कंफ्यूज पैदा कर देगी। 15 सितंबर 1883 को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो प्रदूषण नियंत्रण की स्थापना की बात की जा रही है तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है कि मृदा प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मृदा प्रदूषण को कचरे को कम करके, पुनः उपयोग करके और पुनर्चक्रण करके कम किया जा सकता है। जैविक खेती को बढ़ावा देकर नियंत्रित किया जा सकता है। कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन करके भी कम किया जा सकता है। सभी ऑप्शन मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए हैं, तो डी ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग का प्रमुख कारण कौन सा है? श्वसन तंत्र से संबंधित जो विभिन्न रोग हैं, प्रमुख कारण कौन सा है? तो आप कहेंगे वायु प्रदूषण एक कारण है। क्या है? वायु प्रदूषण जो है एक कारण है। यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आता है, जिसमें दमा है ना, दमा फेफड़े वाला जो है रोग हो जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 2008 में नहीं की गई थी। इसकी स्थापना जो है आपकी 2006 में कानूनी दर्जा मिला था, है ना, 2006 में इसको जो है कानूनी दर्जा जो है मिला था, तो पहला गलत हो गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको स्थापित किया गया, सही है। इसके अध्यक्ष पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के मंत्री होते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण का स्रोत नहीं है? अनिम्नीकरण जैव प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो आप कहेंगे प्लास्टिक है, रेडियोएक्टिव तत्व है, सीसा है, जबकि सीवेज जो है अनिम्नीकरण जैव प्रदूषण का स्रोत जो है नहीं होता है। दम घोटू गैस किसे कहते हैं? दम घुटने वाली गैस जो होती है CO को कहते हैं। किसको? CO को दम घोटू गैस कहा जाता है। मैंने CO2 पे टिक लगा दो, नहीं भाई, CO को कहा जाता है। कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीय प्रदूषक कौन सा नहीं है इसमें से? तो पेन, O3, H2SO4 है, जबकि DDT की बात किया है तो द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। आपका DDT जो है प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में आता है, जैसे DDT हो गया, CO2 हो गया, है ना, आपका CO हो गया, SO2 हो गया, प्लास्टिक हो जाता है, NH3, NO, NO2, ये सब प्राथमिक आते हैं, जबकि पेन, O3, H2SO4 ये द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। असुमेलित युग्म का चयन करना है, यहाँ पर एक गलत ऑप्शन है जिसको हमें ढूंढना है। जैसे राजन सिंह भारत के जल पुरुष कहे जाते हैं, करेक्ट है। रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिक के जनक कहा जाते हैं, सही है। रविंद्र कुमार सिन्हा भारत के वन पुरुष में, रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को, तो सी ऑप्शन गलत है। डॉक्टर सली अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, ये भी करेक्ट सही है। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2005 में जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट आता है जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान कहां पर है? जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान की बात किया है तो इम्फाल में है। इम्फाल किसकी राजधानी है? कमेंट करके बताओ जरा, आप लोग को राजधानी पता है कि नहीं है ना, बताइए। अरे भाई मणिपुर की राजधानी है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जहां पर जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान जो है स्थित है। सतत विकास के लिए इसके उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मामला है। तो सतत विकास के लिए किसके उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मामला है? आप कहेंगे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। सतत विकास में स्थिरता मुख्यतः कितने स्तंभों पर निर्भर है? कितने स्तंभों पर निर्भर है? तो आप कहेंगे 3 स्तंभों पर निर्भर होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। 3 स्तंभ जो होते हैं उस पर निर्भर होती है, इसमें अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण लिख देते हैं। अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, इन तीनों पर जो है आपके सतत विकास की स्थिरता निर्भर होती है। सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस रिपोर्ट में हुआ? हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य में जो है प्रतिपादन किया गया था, 1987 में आई थी। द वेटलैंड संबंधित टाइगर रिजर्व है और एक तरफ संबंधित राज्य है। कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? जैसे बात किया है धौलपुर करौली आपकी राजस्थान में है, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में है, रानीपुर उत्तर प्रदेश में है, गुरु घासीराम तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट आता है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 99वां है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत है वो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा जो है की गई थी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? मसानोबु फुफुका,
मसा नोबू फुकुका जो है आपके प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा है। गलत ऑप्शन की बात किया है तो पार्थिनियम के परागकण से चर्म रोग और दमा होता है, करेक्ट लिखा है। सफर मोबाइल ऐप की भारत की पहली वायु गुणवत्ता जांच करने वाली ऐप है, बिल्कुल ठीक है। कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है, ये भी सही है। सीएनजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, भाई सीएनजी का मुख्य घटक ब्यूटेन तो नहीं होता है, मुख्य घटक जो है CH4 होता है, मतलब कि मीथेन होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कहेंगे हम डी वाला गलत है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? जो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल डीबी में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपदा प्रबंधन हेतु भारत सरकार का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार को दिया जाता है। कौन सा पादक जैविक संगठक है? एक ऐसा पादक जैविक संगठक है डाइटम, नागफनी, महोगनी, तीनों ही पादप जैविक संगठक है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो क्रियान्वयन है कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय करता है, बी ऑप्शन सही है। मनुष्यों में पोषण की क्रियाविधि के अंतर्ग्रहण और मल त्याग के मध्य कौन सी अवस्था का सही क्रम है? तो इसमें सबसे पहले पाचन आता है, मतलब कोई चीज हम पोषण के रूप में ग्रहण करेंगे तो पाचन होगा, फिर उसके बाद अविशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये तो आपके जीवन की लाइफ का भी पार्ट है, तो इसको याद कर लीजिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के बारे में कौन सा कथन सही है? भाई एनजीटी के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, बात की जा रही है। तो इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था, करेक्ट है। एनजीटी अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित हुआ, ये भी ठीक है। पूर्वी क्षेत्र की बेंच कोलकाता में स्थित है, ये भी ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है ना। कार्बोहाइड्रेट में 1 अनुपात में कार्बन, दूसरे अनुपात में हाइड्रोजन, 1 अनुपात में ऑक्सीजन होता है, 1:2:1, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वह पादप हार्मोन कौन सा है जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित जो है ऑक्सिन करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सिन जो है इसकी खोज डार्विन ने की थी, और पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला एक पादप हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है वो है पोषक पदार्थ। कौन सा पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि और शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए कार्य करता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। शरीर की वृद्धि करता है और शरीर के टूट फूट की मरम्मत भी करता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर है? तो हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। 1918 में सर रॉबर्ट मैककेरिसन के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। हालांकि तरह याद करो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, इसकी स्थापना 1918 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। असुम्लित का चयन करना है, विटामिन के रासायनिक नाम है, कमी से होने वाला रोग है। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है अगर बात की जा रही है? तो यहां पर अगर हम बात की जाए कौन सा असुम्लित का चयन करना है, गलत ऑप्शन, ठीक है। बात की जाए फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन रक्त नहीं, रक्त का थक्का जमना फिलोक्विनोन से नहीं होता है ना। फिलोक्विनोन की बात किया है तो इससे आपकी जो है कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के से होता है। रक्त का थक्का जो है विटामिन के की कमी से होता है, ध्यान रखिए, के की कमी से रक्त का थक्का बनना होता है, ये ऑप्शन गलत है। जबकि कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स रोग होता है, सही है। नियोसिन से पेलेग्रा रोग होता है, सही है। और थाइमीन से बेरी बेरी रोग होता है, ये भी करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत था। मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? संश्लेषित होता है, आप कहेंगे मानव शरीर में विटामिन डी जो है संश्लेषित होता रहता है, विटामिन ए और डी नहीं होता है। क्वाशी ओरकोर और मरासमग रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी में आ चुका है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पोटेशियम की कमी से बात किया है तो कौन सा रोग होता है? आप कहेंगे हाइपोकैलिमिया रोग होता है। पोटेशियम की कमी रहती है तो हाइपोकैलिमिया रोग हो जाता है। कद के अनुसार वजन की कमी को क्या कहते हैं? अगर कद बढ़ रहा है और वजन कम है तो वेस्टिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेस्टिंग कहा जाता है। एक तरफ रोग है और एक तरफ प्रभावित अंग है, किस रोग से प्रभावित कौन सा अंग होता है इसकी बात की जा रही है। जैसे मलेरिया से प्लीहा आरबीसी कमी होती है। पैचिस की बात किया तो आंख से प्रॉब्लम आती है। टिटनेस में तंत्र का तंत्र प्रॉब्लम होती है। ट्रैकोमा में बात किया है तो आंख से संबंधित होता है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है जो बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि एड्स की रोकथाम के लिए नाकों की स्थापना कब की गई थी? किसकी बात की जा रही है? एड्स की बात की जा रही है कि एड्स की रोकथाम के लिए नाकों की स्थापना कब की गई है? तो नाकों की स्थापना आपकी 1992 में की गई थी, 1992 में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो है मुख्यालय कहां पूछा जाए कहां पर है? आप कहेंगे नई दिल्ली में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। कौन सा विषाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है? कौन सा विषाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है? आप कहेंगे क्या? प्लेग रोग।
प्लेग रोग जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग जो है नहीं होता है, जबकि रेबीज, चेचक और पोलियो आपके विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। दमा रोग का कारण क्या है? भाई क्या बात कर रहा है कि दमा रोग का कारण क्या होता है? तो आप कहेंगे दमा रोग के लिए एस्परजिलस और फ्लेमिंगेट्स जो होता है आपका दमा रोग का एक कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अश्वमेध का चयन करना है, गलत ऑप्शन कौन सा है? जैसे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 21 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन गलत था, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस की बात करें तो 14 जून को मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता था, ये गलत लिखा था। स्वास्थ्य सूचकांक में शामिल है रुग्णता, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, तीनों ही शामिल होते हैं स्वास्थ्य सूचकांक के अंतर्गत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, बॉडी मास इंडेक्स में ओवरवेट की श्रेणी में क्या आता है? तो बॉडी मास जो इंडेक्स होता है ओवरवेट की श्रेणी में क्या आएगा? 25 से 29.9 जो आता है ओवरवेट की श्रेणी में आता है। किसी व्यक्ति का अगर वजन ऊंचाई के सापेक्ष माप करना हो तो ओवरवेट जो होता है आपका 25 से 29.9 के आसपास देखने को मिलता है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की बात करें तो 1955 में शुरुआत की गई थी। NFHS है ना 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है? आप कहेंगे 2.0 है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि NFHS 5 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.0 है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण लोगों की सस्ती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवाना, शिशु और मृत्यु दर में कमी लाना, लोगों में स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना। तो सभी क्रियाएं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हैं। डी ऑप्शन सही होगा। तो आज हमने यहाँ पर इस टेस्ट के माध्यम से 100 क्वेश्चनों को लगाया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सब्जेक्ट पर हमारी टेस्ट आ रही है, जैसे कि ए वाली टेस्ट आपकी 13वें नंबर की है। इससे पहले आकार की 12 टेस्ट आ चुकी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, अलग अलग टेस्ट आ रही है, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी और भी चैनल ऐप पर चल रही है, आपके ज्वाइन कर सकते हो सीरीज को। MPPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज हम चला रहे हैं, उसको देख सकते हो यूनिट वाइज, जहां पर हम MCQ कवर कर रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद।